नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, हॉलो अर्थ थ्योरी। नमस्ते। ये वो सिद्धांत है, वो आइडिया जो कहता है कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम चलते फिरते हैं वो अंदर से ठोस नहीं बल्कि खोखली है। खोखली मतलब? हाँ, एक खाली खोल की तरह। एग्जैक्टली। और ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? क्या पृथ्वी के अंदर एक पूरी अलग दुनिया बसी हुई है? शायद कोई हमसे कहीं ज्यादा एडवांस सभ्यता। कभी कभी तो इसे अगाथा नाम के एक रहस्यमयी गुप्त साम्राज्य से भी जोड़ा जाता है। हाँ, कहते हैं पृथ्वी के गर्भ में छुपा है ये साम्राज्य। वाह, बिल्कुल। और ये कोई आज की बात नहीं है, कोई नई कहानी नहीं। ये विचार सदियों से चला आ रहा है, प्राचीन मिथकों और लोक कथाओं से लेकर। अच्छा। हाँ, कुछ शुरुआती वैज्ञानिक अटकलों तक ये आइडिया बार बार उभर कर सामने आया है। कुछ लोगों ने तो हद कर दी, बाकायदा नक्शे बनाने और अंदर जाने के गुप्त रास्ते पहचानने तक का दावा किया है। नक्शे भी बना दिए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये सुनने में ही किसी साइफाई थ्रिलर जैसा लगता है, तो आज हम इसी दास्तान की गहराई में उतरेंगे। ये विचार आया कहाँ से, पुरानी सभ्यताओं की कहानियों में इसका जिक्र कैसे मिलता है, और क्या कभी इसे गंभीरता से मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे 17वीं 18वीं सदी में कुछ जाने माने विचारकों ने इसे सीरियसली कंसिडर किया था। सच में? हाँ, एडमंड हैली जैसे प्रसिद्ध खगोलशास्त्री ने भी इस पर अपनी हाइपोथेसिस दी थी। फिर हम आज के विज्ञान की कसौटी पर इसे परखेंगे, यानी रियलिटी चेक। एग्जैक्टली। क्या आज की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पृथ्वी वाकई खोखली हो सकती है? हमारे पास क्या सबूत है? जमीनी हकीकत क्या है? और इसके लिए क्या देखेंगे हम, मतलब सोर्सेस क्या हैं? इसके लिए हम अलग अलग सोर्सेज देखेंगे। रेडिट जैसी ऑनलाइन चर्चाएं, विकिपीडिया के लेख, मंकार कॉलेज के जियोलॉजी टेक्स्ट जैसे अकादमिक स्रोत, साइंस न्यूज़ के हालिया निष्कर्ष, और फिक्शन। और हाँ, जूल्स वर्न जैसे लेखकों की कल्पनाओं को भी नहीं भूलेंगे। उनकी कहानियों ने भी तो इस आइडिया को जिंदा रखा है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो हमें पृथ्वी की सतह से कहीं नीचे उसके रहस्यमयी केंद्र की ओर ले जाएगा। बिल्कुल। थोड़ा रुककर कहाँ से शुरू करें? इन पुरानी कहानियों से, मिथकों से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। आप देखिए, लगभग हर प्राचीन सभ्यता में आपको पृथ्वी के नीचे एक और दुनिया की कल्पना मिलेगी। सच में? हर सभ्यता में? ज्यादातर में। इसे अक्सर पाताल लोक, अंडरवर्ल्ड या मौत के बाद आत्माओं के जाने की जगह माना जाता था। एक रहस्यमयी डरावनी जगह। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में पाताल लोक, हेडीज। हाँ बिल्कुल, जिसके राजा भी थे प्लूटो या हेडीज। और कहते हैं कि कुछ खास गुफाएं थीं, जैसे टेनरॉन या हरकुलिया की गुफाएं, जहां से उस अंडरवर्ल्ड में जाया जा सकता था। अच्छा। अरे ये सिर्फ ग्रीस तक सीमित नहीं था। नॉर्स माइथोलॉजी में बोनो और डार्क एल्विस की भूमिगत दुनिया, स्वार्ताल्फाहिम का जिक्र है। अरे हाँ। क्रिश्चियन मान्यताओं में नर्क अक्सर नीचे ही स्थित माना जाता है। यहूदी परंपरा में श्योल है, वो भी एक तरह की भूमिगत जगह है। और पूर्व में, एशिया में? तिब्बती बौद्ध मान्यता में तो पृथ्वी के अंदर शंबाला नाम के एक प्राचीन रहस्यमयी शहर की बात होती है। शंबाला, वो क्या है? कहते हैं वो ज्ञान और शांति का केंद्र है, जो भौतिक दुनिया से छुपा हुआ है पृथ्वी के अंदर। मेसोपोटामिया की कहानियों में भी माशू पर्वत की सुरंग से एक भूमिगत उद्यान तक जाने का जिक्र मिलता है। यानी ये सिर्फ पश्चिम की बात नहीं, पूरब में भी ये कॉन्सेप्ट था। हमारे यहाँ भारत में हिंदू माइथोलॉजी में पाताल लोक का बहुत विस्तृत वर्णन है। इसे नागों और दैत्यों का निवास माना जाता है। हाँ, वो रामायण वाला किस्सा, जब अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले जाता है। बिल्कुल वही। और सिर्फ माइथोलॉजी ने, कुछ जनजातीय मान्यताएं भी हैं। जैसे भारत की अंगामी नागा जनजाति मानती है कि उनके पूर्वज पृथ्वी के अंदर से ही निकले थे। सच? हाँ। इसी तरह क्यूबा के टाइनो लोगों का मानना था कि उनके पूर्वज 2 गुफाओं से प्रकट हुए थे। ट्रोब्रियांड द्वीप समूह के लोग मानते थे कि उनके पूर्वज ओबुकुला नाम की गुफा से आए। ये तो कमाल है। मतलब दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों में बिना किसी आपस में कनेक्शन के भी ये विचार पनप रहा था कि जमीन के नीचे कुछ है, कोई और लोक, कोई और दुनिया। हाँ, ये पैटर्न बहुत दिलचस्प है। और भी उदाहरण है? बहुत है। सेल्टिक मिथकों में क्रुआचन गुफा को आयरलैंड का नर्क का द्वार कहते थे, जहां से अजीब प्राणी निकलते थे। बाप रे। आयरलैंड के ही स्टेशन आइलैंड की गुफा तो इतनी प्रसिद्ध थी कि मध्य युग में शूरवीर और संत वहां परगेटुरी शुद्धि के लिए जाते थे। अच्छा। ओथा के बीच पहाड़ों में पृथ्वी के अंदर जाने का पोर्टल है।
रूस में समोएद जनजाति की कहानी है कि वो एक गुफा शहर में जाकर बस गए थे। दांते की इन्फर्नो का भी जिक्र था। हाँ, उसमें भी लूसीफर के गिरने से पृथ्वी में जो विशाल गड्ढा बनता है और दूसरी तरफ पर्गेट्री का पहाड़ उभरता है, वो भी एक तरह से हॉलो अर्थ का ही चित्रण है ना? हाँ, कह सकते हैं। और अमेरिका में नेटिव अमेरिकन? उनकी भी कई कहानियां हैं। मॉन्डन लोगों का मानना था कि वो मिसौरी नदी के पास एक गुफा से निकले। होपी लोगों का विश्वास है कि ग्रैंड कैनियन में सिपापू नाम का एक प्रवेश द्वार है जिससे उनके पूर्वज इस दुनिया में आए। इरोक्वाइस की भी अपनी कहानियां हैं भूमिगत दुनिया से निकलने की। दक्षिण अमेरिका में भी इंका वगैरह। हाँ, ब्राजील के परेमा नदी किनारे रहने वाले इंडियंस की मान्यताएं थीं और इंकाओं के बारे में कहा जाता है कि उनके पूर्वज कुज़को के पास की गुफाओं से आए थे। तो आप देखिए ये विचार कितना व्यापक और पुराना है। ये तो वाकई कमाल है। इन कहानियों और मिथकों से निकलकर क्या कभी किसी ने इसे वैज्ञानिक जामा पहनाने की कोशिश की? मतलब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक प्रॉपर थ्योरी की तरह। हाँ, हुई कोशिश। 17वीं और 18वीं शताब्दी में, जिसे हम वैज्ञानिक क्रांति का दौर कहते हैं, कुछ विचारकों ने इसे वैज्ञानिक रूप से समझाने की कोशिश की। अच्छा, कौन थे वो लोग? सबसे पहले शायद अथनासियस किर्चर का नाम आता है। 1665 में उनकी एक किताब आई थी, मुंडुस सबटरेनियस। उसमें उन्होंने पृथ्वी के अंदर गुफाओं, आग के स्रोतों और पानी के चैनलों का एक बड़ा जटिल नेटवर्क इमेजिन किया था जो ध्रुवों को जोड़ता था। दिलचस्प। लेकिन इसे थ्योरी की शक्ल किसने दी? असली धमाका किया एडमंड हैली ने 1692 में। हैली? वही जिन्होंने हैली कॉमेट की भविष्यवाणी की थी? हाँ, इतने बड़े खगोल शास्त्री ने होलो अर्थ थ्योरी दी। हाँ, वही हैली। और ये मजेदार बात है कि उन्होंने ये थ्योरी क्यों दी। वो कोई सनकी नहीं थे, वो उस समय की एक बड़ी वैज्ञानिक पहेली, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आ रहे बदलावों, मैग्नेटिक वेरिएशंस को समझाने की कोशिश कर रहे थे। ओह, तो मैग्नेटिक फील्ड समझाने के लिए कैसे? उनका प्रस्ताव था कि पृथ्वी एक खोखली परत है, शेल है करीब 500 मील मोटी, और इसके अंदर क्या है, दो और छोटी संकेंद्रित परतें, कॉन्सेंट्रिक शेल्स, और सबसे अंदर एक ठोस कोर। जैसे वो रशियन डॉल होती हैं, एक के अंदर एक। बिल्कुल, एकदम वैसे ही। और हैली ने कहा कि हर परत का अपना वातावरण है, अपने चुंबकीय ध्रुव हैं, और सबसे जरूरी बात, ये सब अलग-अलग गति से घूम रही हैं। अलग-अलग गति से? हाँ, और इसी अलग-अलग घूमने से उन्होंने सोचा पृथ्वी के ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आते हैं। कमाल है। मतलब वो सिर्फ खोखला नहीं मान रहे थे, बल्कि अंदर कई परतें और घूमने वाले हिस्से इमेजिन कर रहे थे। और अंदर जीवन, क्या उसके बारे में भी कुछ कहा? उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि अंदरूनी वातावरण शायद चमकदार हो, रोशनी हो वहां, और हो सकता है वहां जीवन भी संभव हो। अरे वाह। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ऑरोरा बोरेलिस, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति जो हमें दिखती है, वो शायद अंदरूनी वातावरण से निकलने वाली गैसों की वजह से है। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत ही रेडिकल आइडिया रहा होगा। बिल्कुल, एक लीडिंग साइंटिस्ट का ऐसा कहना बड़ी बात थी। पर विज्ञान पे तो हर थ्योरी को चुनौती मिलती है। क्या हैली के आइडिया को किसी ने गलत साबित करने की कोशिश नहीं की? हाँ, कोशिशें हुई। 1740 के दशक में पियरे बूगेर नाम के एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने एंडीज पर्वत के चिम्बोराजो ज्वालामुखी पर गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि पहाड़ का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना नहीं था जितना होना चाहिए था अगर पृथ्वी ठोस होती। इससे हैली की थ्योरी पर सवाल उठे। और फिर 1774 में चार्ल्स हटन ने स्कॉटलैंड के शेहेलियन पहाड़ पर और ज्यादा सटीक प्रयोग किए। इसे शेहेलियन प्रयोग, शेहेलियन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन प्रयोगों से उन्होंने पृथ्वी का औसत घनत्व निकाला, जो हैली के खोखले मॉडल के हिसाब से कहीं ज्यादा था। इसने हॉलो अर्थ थ्योरी को एक बड़ा वैज्ञानिक झटका दिया। तो वैज्ञानिक तौर पे मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ, लॉजिकली तो यही लगता है, लेकिन ये आइडिया इतना लुभावना था कि मरा नहीं। खासकर 19वीं सदी में ये फिर से पॉपुलर हुआ। जॉन क्लीव्स सिम्स जूनियर के साथ, उनका नाम बहुत आता है इस थ्योरी के साथ। हाँ, सिम्स जूनियर 1818 शायद इस थ्योरी के सबसे जुनूनी और कह सकते हैं सबसे मशहूर समर्थक बने। वो एक पूर्व आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने एक सर्कुलर जारी करके ऐलान किया कि पृथ्वी खोखली है। उन्होंने क्या कहा था? उनका वर्जन क्या था? उनका मानना था कि पृथ्वी करीब 800 मील मोटी एक खोखली परत है और उसके अंदर 4 और परतें हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। और सबसे खास बात,
उन्होंने दावा किया कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर करीब 1400 मील चौड़े विशाल छेद ओपनिंग्स हैं। ध्रुवों पर छेद, अंदर जाने के रास्ते, जाइंट होल्स एट द पोल्स। हाँ, उनका यही मानना था। और वो सिर्फ कह नहीं रहे थे, वो बहुत सीरियस थे। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को फंड देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की। फंड किस लिए? ताकि वो नॉर्थ पोल के उस छेद से अंदर जाने के लिए एक अभियान ले जा सकें। वो अंदर जाके देखना चाहते थे। कमाल का जुनून था। फंडिंग मिली उन्हें? नहीं, उन्हें फंडिंग तो नहीं मिली, लेकिन उनके आइडिया ने काफी हलचल मचाई। उनके फॉलोअर्स भी बने। एक अनुयायी जेम्स मैकब्राइड ने तो 1826 में सिम्स थ्योरी ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स नाम से किताब भी लिखी। एक और फॉलोअर थे J.N. रेनॉल्ड्स, जिन्होंने इस पर भाषण दिए और बाद में अंटार्कटिक अभियान में भी भूमिका निभाई। यानी सिम्स ने इस आइडिया को जिंदा रखा। ओहायो में उनका स्मारक भी है शायद? हाँ, हैमिल्टन ओहायो में आज भी उनका एक स्मारक है जिसपे एक खोखली पृथ्वी बनी हुई है, जिसमें ध्रुवों पर छेद दिखाए गए हैं। तो 19th सेंचुरी में ये विचार जीवित रहा, और 20th सेंचुरी में क्या तब तक विज्ञान ने इसे पूरी तरह खारिज नहीं कर दिया था? वैज्ञानिक तौर पर तो सबूत इसके खिलाफ जमा हो चुके थे, लेकिन लोगों की कल्पना में ये और ज्यादा फैल गया और मजबूत होता गया। 20th सेंचुरी में इसने कई नए और अजीब रूप लिए। जैसे विलियम रीड ने 1906 में फैंटम ऑफ द पोल्स लिखी। उन्होंने कहा पृथ्वी खोखली है, पर अंदर कोई परतें या सूरज नहीं है। फिर आए मार्शल गार्डनर। उन्होंने क्या कहा? गार्डनर ने 1913 और फिर 1920 में अपनी किताब अ जर्नी टू द अर्थ्स इंटीरियर में दावा किया कि पृथ्वी के अंदर एक छोटा सूरज है। अंदरूनी सूरज, इंटरनल सन। हाँ, जो अंदर की दुनिया को रोशन करता है। उन्होंने इसका एक वर्किंग मॉडल बनाकर पेटेंट भी कराया था 1913 में। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एस्किमो और मंगोलियाई लोग असल में अंदरूनी दुनिया से ही निकले हैं। ये तो बहुत वाइल्ड थियरी है। और फिर वो अगाथा वाली बात कब आई? वो आइडिया पॉपुलर हुआ फर्डिनेंड ओसिंडोव्स्की की 1922 की किताब बीस्ट्स, मेन एंड गॉड्स से। उन्होंने मंगोलिया की यात्रा के दौरान सुने किस्सों के आधार पर अगाथा नाम के एक विशाल भूमिगत साम्राज्य का जिक्र किया। अगाथा जी, ये नाम बहुत सुना है। क्या था ये साम्राज्य? कहा गया कि ये पृथ्वी के अंदर बसा एक विशाल साम्राज्य है जहां दुनिया भर का प्राचीन ज्ञान संग्रहित है और एक बहुत शक्तिशाली राजा, किंग ऑफ द वर्ल्ड, राज करता है। ये विचार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बहुत पॉपुलर हुआ। और फिर क्या यूएफओस भी जुड़ गए इससे? एक लेखक थे डॉक्टर रेमंड बर्नार्ड। ये उनका असली नाम नहीं था, असली नाम वॉल्टर सिगमिस्टर था। उन्होंने 1964 में एक बहुत प्रभावशाली किताब लिखी, द हॉलो अर्थ। उसमें क्या था? उसमें उन्होंने सीधे सीधे दावा किया कि यूएफओज असल में बाहरी अंतरिक्ष से नहीं आते। तो कहाँ से आते हैं? बल्कि पृथ्वी के अंदर से ही आते हैं। वो हमारी अपनी पृथ्वी के गर्भ में रहने वाली उन्नत सभ्यताओं के यान है। उन्होंने इसे अटलांटिस के डूबने और रिंग नेब्यूला जैसी चीजों से भी जोड़ा। अरे बाप रे, मतलब एलियंस नहीं, अंदर के लोग, क्रिप्टोटेरेस्ट्रियल्स। हाँ, कुछ वैसा ही। इसके बाद रिचर्ड शैवर की शैवर मिस्ट्री कहानियां आईं, जो अमेजिंग स्टोरीज मैगजीन में छपी। वो क्या थी? उनमें प्राचीन उन्नत जाति एल्डर रेस और उनके बिगड़े हुए पतित वंशज डेरो का जिक्र था। ये डेरो गुफाओं और सुरंगों में रहते हैं और सतह के लोगों को अपनी मशीनों से परेशान करते हैं, रहस्यमयी आवाजें भेजते हैं। इसने भी हॉलो अर्थ आइडिया को एक डरावना मोड़ दिया। ये तो पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई। आजकल ऑनलाइन जैसे रेडिट पर इस पर क्या बातें होती हैं? क्या लोग अब भी एंट्री पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल, रेडिट पर इस पर जबरदस्त बहस होती है। लोग आज भी कथित प्रवेश द्वारों, एंट्री पॉइंट्स की बातें करते हैं। कहाँ बताए जाते हैं रास्ते, ध्रुवों के अलावा? ध्रुवों का जिक्र तो आता ही है, खासकर अंटार्कटिका। वो सबसे ज्यादा विवादास्पद है। अंटार्कटिका क्यों? वहाँ की भारी सैन्य उपस्थिति, बड़े इलाके जो नो एंट्री जोन है, हिटलर के कथित अभियान की कहानियां, यहाँ तक कि ओबामा और पोप जैसे वीआईपीज की यात्राओं को भी शक की निगाह से देखा जाता है। लोग पूछते हैं कि वहाँ ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्या वो हॉलो अर्थ का प्रवेश द्वार है? और कौन सी जगहें हैं शक के दायरे में? हिमालय का जिक्र आता है। कहते हैं वहाँ कुछ खास गुफाएं हैं या रहस्यमयी भिक्षु हैं जो योग्य व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं। अच्छा। अर्जेंटीना,
इक्वाडोर के अमेज़न वाले इलाके, मिस्र के पिरामिडों के नीचे, तिब्बत की गुफाएं, अमेरिकी साउथ वेस्ट की विशाल गुफाएं जैसे ग्रैंड कैनियन, यूरोप में पेरिस के नीचे की कैटाकॉम्ब्स, इंग्लैंड में स्टफर्डशायर। लिस्ट लंबी है। चीन में हांगझो, कनाडा में मॉन्ट्रियल, हर जगह लोग संभावनाएं तलाशते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, अगर ये रास्ते सच में हैं तो कोई जाकर सबूत क्यों नहीं लाता, वीडियो क्यों नहीं बनाता? यही सवाल रेडिट पर भी उठता है। लोग चैलेंज करते हैं कि समर्थक जाकर दिखाएं। कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाकर फंड रेजिंग की कोशिश भी की है, जिसे एक चैनल था फ्लैट अर्थ पैराडाइज। पर नतीजा क्या निकला, कहना मुश्किल है। अक्सर ये दावे हवा हवाई ही रह जाते हैं। नाजी कनेक्शन और एडमिरल बर्ड की डायरी वाली बात भी तो बहुत चलती है, इनका क्या सच है? हाँ, ये क्लासिक कॉन्स्पिरेसी दावे हैं जो बार बार आते हैं। कहा जाता है कि नाजियों ने तिब्बत में अभियान भेजे थे अगाथा और व्रिल शक्ति की खोज में, ताकि उन्हें अपनी मास्टर रेस थ्योरी का आधार मिल सके और वो कोई सुपर हथियार हासिल कर सके। और एडमिरल बर्ड? एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड, जो एक सम्मानित अमेरिकन नेवल ऑफिसर और ध्रुजिया एक्सप्लोरर थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1947 में नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ते हुए गलती से पृथ्वी के अंदरूनी छेद में प्रवेश कर लिया था। सच में? दावा किया जाता है कि उनकी एक सीक्रेट डायरी है जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अंदर गए, वहां एक हरा भरा लैंडस्केप देखा, अजीब जानवर देखे और एक बहुत उन्नत शांतिप्रिय सभ्यता से मिले जिन्होंने उन्हें बाहरी दुनिया के परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में चेतावनी दी। ये तो सुनने में बिल्कुल फैंटेसी लगता है। बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस कथित सीक्रेट डायरी का कोई पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आया है। एडमिरल बर्ड ने सार्वजनिक रूप से कभी नहीं कहा कि पृथ्वी खोखली है या वो किसी अंदरूनी दुनिया में गए थे। ये सब ज्यादातर बाद में गढ़ी गई कहानियां लगती हैं जो उनके ध्रुवीय अभियानों के रहस्य को भुनाने की कोशिश करती हैं। एक और अजीब थ्योरी सुनी थी, कॉनकेव हॉलो अर्थ, मतलब हम पृथ्वी के अंदर की सतह पर रहते हैं। ये क्या है? हाँ, ये एक और भी ज्यादा विचित्र विचार है जिसे स्काई सेंट्रिज्म या सेल्यूलर कॉस्मोगोनी भी कहते हैं। इसके अनुसार हम पृथ्वी की बाहरी सतह पर नहीं बल्कि अंदरूनी सतह पर रहते हैं। क्या मतलब हम अंदर हैं? हाँ, और ब्रह्मांड, सूरज, चांद, तारे सब उस खोखले गोले के केंद्र में स्थित हैं और हम अंदर की दीवार पर चिपके हुए हैं। ये किसने सोचा? साइरस टीड नाम के एक व्यक्ति ने 19वीं सेंचुरी के अंत में इसे बहुत फैलाया था। उन्होंने फ्लोरिडा में एक कम्यून भी बनाया था, कोरेशियन यूनिटी। और हिटलर वाली बात? हाँ, कुछ जर्मन समर्थकों ने विश्व युद्धों के दौरान इस विचार को फिर से हवा दी थी। अफवाहें थीं कि हिटलर के कुछ सलाहकारों ने इसमें रुचि दिखाई थी, ये सोचकर कि शायद इससे कर्व्ड स्पेस में देखकर ब्रिटिश बेड़े की लोकेशन पता चल सके। पर इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि नाजी हाई कमांड ने इसे गंभीरता से लिया। ये आइडिया तो बेसिक ऑब्जर्वेशन और फिजिक्स के ही खिलाफ जाता है। आप दूरबीन से दूर का जहाज देखते हैं तो पहले मस्तूल दिखता है, फिर पूरा जहाज। ये पृथ्वी के गोल होने का सबूत है, अंदरूनी सतह का नहीं। कुछ लोग इसे फिजिकल नहीं मेटाफिजिकल मानते हैं, मतलब कोई और डायमेंशन। हाँ, ऑनलाइन चर्चाओं में ये एंगल भी आता है, खासकर जब वैज्ञानिक सबूत सामने रखे जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये कोई ठोस भौतिक जगह ना होकर कोई एस्ट्रल प्लेन हो। एस्ट्रल प्लेन? हाँ, मतलब चेतना या आत्मा के स्तर पर अनुभव की जाने वाली जगह, या कोई ऐसी डायमेंशन हो जो हमारी दुनिया के साथ ओवरलैप करती है पर सामान्य तौर पर हमें दिखती नहीं। शायद ये प्राचीन मिथक और आधुनिक अनुभव इसी तरह की किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो। ये एक तरीका है इस विचार को वैज्ञानिक खंडन से बचाने का। ये सब सुनने में बेहद आकर्षक और रहस्यमयी है, मतलब दिमाग घूम जाता है सोचकर। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इतने सारे दावों और कहानियों के बीच विज्ञान क्या कहता है? व्हाट्स द रियलिटी चेक? क्या वाकई पृथ्वी खोखली हो सकती है? यहीं पर आकर ये पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है और यहाँ कोई शक या शुबहा नहीं है। आधुनिक विज्ञान के पास इतने पुख्ता और इतने अलग अलग तरह के सबूत हैं जो हॉलो अर्थ थ्योरी को सिरे से नकारते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पृथ्वी खोखली नहीं है। तो क्या है वो सबूत? हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर क्या है, ये जानना इतना जरूरी क्यों है? पृथ्वी के अंदर चलने वाली शक्तियों, एंडोजेनेटिक फोर्सेस का नतीजा है। अंदर क्या हो रहा है ये समझे बिना हम अपनी दुनिया की सतह को और उस पर जीवन को भी ठीक से नहीं समझ सकते। और अंदर देखना तो मुश्किल है। हाँ, सीधे तौर पर देखना लगभग नामुमकिन है।
सबसे गहरा गड्ढा जो इंसानों ने खोदा है, रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल, वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर है। तो हम सतह को खरोच भी नहीं पाए हैं, इसलिए हमें अप्रत्यक्ष तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि पृथ्वी का घनत्व आपने शुरू में जिक्र किया था। एग्जैक्टली। ये पहला बड़ा और सीधा सबूत है। पृथ्वी की सतह की चट्टानों का औसत घनत्व लगभग 2.7 से 3.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। पानी का घनत्व 1 GCM क्यूब होता है, तो चट्टानें पानी से 2.5-3 गुना भारी हैं। ठीक है। लेकिन जब हम पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व निकालते हैं, उसके आकार और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर, तो वो आता है लगभग 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी पूरी पृथ्वी अपनी सतह की चट्टानों से लगभग 2 गुनी भारी है औसतन। हाँ, और जब हम गणितीय मॉडल और खासकर भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण से कोर केंद्र का घनत्व निकालते हैं, तो वो और भी ज्यादा आता है। बाहरी कोर का घनत्व लगभग 10 से 12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और अंदरूनी कोर का घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाता है। 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये तो शीशे से भी ज्यादा भारी हुआ। बिल्कुल। इतना ज्यादा घनत्व सिर्फ ऊपर की परतों के दबाव से नहीं आ सकता, क्योंकि चट्टानों के दबने की एक सीमा होती है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि पृथ्वी का कोर बहुत भारी पदार्थों से बना है, मुख्य रूप से लोहा, आयरन और निकल, जिसे हम शॉर्ट में नाइफ Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन कहते हैं। सैटेलाइट से किए गए गुरुत्वाकर्षण के माप भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की ओर केंद्रित है। खोखला होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। दबाव और तापमान का क्या रोल है? वो भी तो अंदर बहुत ज्यादा होंगे ना? हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, दबाव और तापमान दोनों तेजी से बढ़ते हैं। सतह के पास तापमान हर 32 मीटर पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। केंद्र के पास दबाव सतह के मुकाबले 35 लाख गुना ज्यादा है। 35 लाख गुना? हाँ, और तापमान का अनुमान है कि वो सूर्य की सतह के तापमान लगभग 5000-6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर पहुंच जाता है। तो इतने तापमान पर तो सब कुछ पिघल जाना चाहिए। लगता तो यही है, लेकिन यहीं दबाव का रोल आता है। इतना ज्यादा दबाव चट्टानों और धातुओं के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट को बहुत बढ़ा देता है। यही वजह है कि बाहरी कोर तरल अवस्था में है, लेकिन सबसे अंदरूनी कोर जो और भी गर्म है, वो इस अत्यधिक दबाव के कारण ठोस रहता है। अच्छा। ये तापमान और दबाव प्रोफाइल किसी भी खोखली, ठंडी या रहने लायक अंदरूनी दुनिया के विचार को पूरी तरह से खारिज कर देता है। इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जीवन जैसा हम जानते हैं संभव ही नहीं है। लेकिन सबसे मजबूत सबूत शायद भूकंप विज्ञान से आता है ना? भूकंप की तरंगों से। आपने कहा था ये निर्णायक है। हाँ, सिस्मोलॉजी ने हमें पृथ्वी के अंदर का सबसे साफ चित्र दिया है। ये निर्णायक सबूत है। जब कहीं भूकंप आता है तो वो अलग-अलग तरह की तरंगे पैदा करता है, सिस्मिक वेव्स, जो पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। कौन सी तरंगे? मुख्य रूप से 2 तरह की तरंगे होती हैं जो अंदरूनी संरचना के बारे में बताती हैं। P वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स और S वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। इनमें क्या फर्क है? ये कैसे बताती हैं कि अंदर क्या है? P वेव्स ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन करती हैं। वो ठोस, सॉलिड और तरल, लिक्विड दोनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। हालांकि तरल में उनकी गति कम हो जाती है। ठीक है। और S वेव्स? शे वेव्स पानी की सतह पर लहरों की तरह होती हैं। वो माध्यम के कणों को तरंग की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर हिलाती हैं। इसे कतरनी गति कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, एस वेव्स सिर्फ ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। तरल पदार्थ कतरनी बल को सहन नहीं कर सकते, इसलिए जैसे एस वेव्स तरल माध्यम में पहुंचती हैं, वो रुक जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ओह, तो ये बहुत बड़ा क्लू है। एग्जैक्टली। अब दुनिया भर में लगे हजारों सिस्मोमीटर इन तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। हम देखते हैं कि ये तरंगे सीधी रेखा में नहीं चलती। पृथ्वी के अंदर अलग अलग घनत्व और अवस्था ठोस तरल की परतों से टकराकर ये मुड़ती, रिफ्रैक्ट होती है या परावर्तित, रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे रोशनी प्रिज्म से गुजर के मुड़ जाती है। तो इनके रास्ते को ट्रैक करके अंदर का नक्शा बनता है। हाँ, इनके आने के समय, इनकी ताकत और इनके बदले हुए रास्तों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक पृथ्वी की अंदरूनी संरचना का एक डिटेल्ड 3D मॉडल बना पाए हैं। और यहीं पर हॉलो अर्थ थ्योरी पूरी तरह फेल हो जाती है। कैसे? एस वेव्स का क्या हुआ? What's absolutely fascinating is वैज्ञानिकों ने देखा कि भूकंप के केंद्र यानी एपिसेंटर से
103 डिग्री से ज्यादा दूर के सिस्मोमीटर पर एस वेव्स रिकॉर्ड ही नहीं होती। पृथ्वी की दूसरी तरफ एस वेव्स पहुंचती ही नहीं। इसे एस वेव शैडो जोन कहते हैं। शैडो जोन मतलब वहां तरंगे नहीं पहुंच पाती। हाँ, और इसका सिर्फ एक ही तार्किक स्पष्टीकरण है कि पृथ्वी का बाहरी कोर जो मैंटल के नीचे है वो तरल अवस्था में है। ये तरल कोर एस वेव्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता और एक विशाल छाया बना देता है। वाह, ये तो सीधा सबूत है कि अंदर तरल है, खोखला नहीं। बिल्कुल, ये पृथ्वी के बाहरी कोर के तरल होने का सबसे मजबूत सबूत है। और पी वेव्स का क्या? वो तो तरल से गुजर जाती हैं। हाँ, पी वेव्स तरल बाहरी कोर से गुजर जाती हैं, लेकिन उनकी गति कम हो जाती है और उनका रास्ता भी मुड़ जाता है, रिफ्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा 103 डिग्री से 144 डिग्री के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जहां पी वेव्स भी सीधे नहीं पहुंचती या बहुत कमजोर पहुंचती हैं। इसे पी वेव शैडो जोन कहते हैं। पी वेव्स का भी शैडो जोन क्यों? इसका विश्लेषण बताता है कि तरल बाहरी कोर के अंदर एक और परत है, ठोस आंतरिक कोर, सॉलिड इनर कोर। ये ठोस कोर पी वेव्स को फिर से तेज करता है और उन्हें और ज्यादा मोड़ देता है, जिससे वो 103 डिग्री से 143 डिग्री वाले इलाके में नहीं पहुंच पाती, लेकिन 143 डिग्री के बाद फिर से मजबूती से रिकॉर्ड होती हैं। कमाल है, मतलब तरंगों ने परत दर परत अंदर का राज खोल दिया। एग्जैक्टली। हाल ही में, जैसा साइंस न्यूज में बताया गया, 2006 के मोजाम्बिक भूकंप की तरंगों के जापान में हुए अध्ययन ने आंतरिक कोर से गुजरने वाली बहुत क्षीण एस वेव्स, जिन्हें शियर वेव्स कहते हैं, को भी पकड़ा। ये तरंगे ठोस में ही चल सकती हैं, तो इससे आंतरिक कोर के ठोस होने की पुष्टि और भी मजबूत हुई। तरंगों की गति अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पाई गई, एनाइसोट्रोफी, जिससे पता चला कि आंतरिक कोर क्रिस्टलीय संरचना वाला है। गोकंबिक ज्ञान ने हमें बता दिया कि पृथ्वी एक जटिल संरचना है। सबसे ऊपर ठोस क्रस्ट, फिर विशाल मैंटल जो ज्यादातर ठोस है पर उसमें एस्थेनोस्फीयर जैसी प्लास्टिक परत भी है, फिर तरल बाहरी कोर, लिक्विड आउटर कोर, और सबसे अंदर ठोस आंतरिक कोर, सॉलिड इनर कोर। हर परत की अपनी मोटाई, घनत्व, तापमान और रासायनिक संरचना है। बीच में सीमाएं हैं जिन्हें डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। बिल्कुल, और ये पूरी संरचना स्वतंत्र रूप से दूसरे सबूतों से भी मेल खाती है, जैसे पृथ्वी का कुल द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटी फील्ड, एक घने कोर के साथ ही समझाया जा सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, भी तरल बाहरी कोर में चलने वाली संवहन धाराओं, कन्वेक्शन करंट्स, और ठोस आंतरिक कोर के घूमने से ही बनता है। इसे जियोडायनमो इफेक्ट कहते हैं। खोखली पृथ्वी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ग्रह कैसे बनते हैं, वो थ्योरी, ग्रहों के निर्माण के सिद्धांत भी यही बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण धूल और गैस को खींचकर ठोस या तरल गोलों में समेटता है। कोई भी पदार्थ इतना मजबूत नहीं होता कि वो ग्रह के आकार के खोखले गोले को अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे ढहने से रोक सके। फिजिक्स इसकी इजाजत नहीं देती। तो विज्ञान तो बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में, नो हॉलो अर्थ। बिल्कुल, वैज्ञानिक समुदाय में इस पर कोई बहस नहीं है। पृथ्वी अंदर से ठोस और परतदार है। फिर भी इतने मजबूत वैज्ञानिक सबूतों के बावजूद ये हॉलो अर्थ का आइडिया आज भी जिंदा क्यों है? फिल्मों में, किताबों में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ये खत्म क्यों नहीं होता? मुझे लगता है इसके कई कारण हैं। एक तो इंसानी कल्पना की उड़ान को रोकना मुश्किल है। अज्ञात का, रहस्य का आकर्षण हमेशा रहता है। एक छिपी हुई दुनिया का विचार ही अपने आप में बहुत रोमांटिक और रोमांचक है। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये विचार अब विज्ञान के दायरे से काफी हद तक निकलकर छद्म विज्ञान, लोक कथाओं, नई उम्र की आध्यात्मिकता और षड्यंत्र सिद्धांतों का हिस्सा बन चुका है। जैसे वो अगाथा वाली बात, या अंदर रहने वाले एलियंस, या क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल। हाँ, इन समुदायों में वैज्ञानिक सबूतों को या तो नजरअंदाज किया जाता है या उन्हें भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा माना जाता है कि वो हमसे सच छुपा रहे हैं। और फिक्शन में तो ये हमेशा से हिट रहा है। जूल्स वर्न की जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ तो क्लासिक है। हाँ, वो शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। 1864 में आई ये किताब। प्रोफेसर लिडेनब्रॉक, उनका भतीजा एक्सेल, उनका गाइड हांस, आइसलैंड के स्निफिल्स योकुल ज्वालामुखी से पृथ्वी के केंद्र की ओर उनका अविश्वसनीय सफर। उसमें क्या कहते हैं, मुझे धुंधला सा याद आ। अरे, उसमें भूमिगत समुद्र था, प्रागैतिहासिक जीव थे जो सतह पर विलुप्त हो चुके थे, मशरूम के जंगल थे, यहाँ तक कि
आदि मानव जैसे जीव भी थे और अंत में वो इटली के स्ट्रॉन्गहोली ज्वालामुखी से बाहर निकल आते हैं। कमाल की कल्पना। वर्न ने उस समय के भूविज्ञानिक और जीवाश्म विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके एक बहुत ही रोमांचक और विश्वसनीय लगने वाली कहानी बुनी। इस किताब ने पीढ़ियों को प्रेरित किया और हॉलो अर्थ के विचार को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और भी हैं ऐसे उदाहरण? बहुत है। लुडविग होलबर्ग का उपन्यास निल्स क्लिम की अंडरग्राउंड यात्रा 1741 तो वर्न से भी पहले आया था। एडगर राइस बरोज जिन्होंने टार्जन बनाया, उनकी पेलुसीडर नाम की पूरी सीरीज है जो पृथ्वी की भीतरी सतह पर बसी दुनिया के बारे में है, जहां डायनासोर अभी भी जिंदा है और एक अंदरूनी सूरज चमकता है। पेलुसीडर, हाँ सुना है। फिर एडगर एलन पो की कहानी द नैरेटिव ऑफ ऑथर गॉर्डन पिम ऑफ नैनकेटिक, बुल्वर लिटन की द कमिंग रेस जिसमें व्रिल शक्ति वाली उन्नत जाति का जिक्र है। लिस्ट लंबी है। और आजकल मॉडर्न फिक्शन में? आजकल भी आइडिया जिंदा है। फिल्मों में आपने देखा होगा, जैसे मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला और कॉन्ग हॉलो अर्थ में जाते हैं जो एक विशाल भूमिगत इकोसिस्टम है। हाँ, वो तो काफी पॉपुलर है। टीवी शोज में आता है, वीडियो गेम्स में आता है, जैसे टेबल टॉप गेम डंजन्स एंड ड्रैगन्स का एक पूरा कैंपेन सेटिंग है हॉलो वर्ल्ड। अच्छा, D&D में भी? हाँ, और सिर्फ फिक्शन ही नहीं, म्यूजिक में भी। महान जैज म्यूजिशियन माइल्स डेविस का एक बहुत मशहूर फ्यूजन एल्बम है अगाथा। अगाथा नाम से एल्बम? हाँ, 1975 का एल्बम। उसका नाम और उसका साइकेडेलिक कवर आर्ट जो तांदानोरी योको ने बनाया था, कहते हैं रेमंड बर्नार्ड की हॉलो अर्थ और अगाथा वाली किताब से प्रेरित था। ये दिखाता है कि ये विचार कल्चर में कितनी गहराई तक पैठ बना चुका है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस विचार में कुछ ऐसा है जो हमें खींचता है, हमारी कल्पना को पकड़ता है, भले ही विज्ञान इसे सिरे से नकारता हो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने देखा कि खोखली पृथ्वी का विचार कितना पुराना है। प्राचीन मिथकों और दुनिया भर की लोक कथाओं में इसकी जड़ें हैं। हाँ, पताल लोक से लेकर शंबाला तक। फिर हमने देखा कैसे एडमंड हेली जैसे शुरुआती वैज्ञानिकों ने इसे समझाने की कोशिश की, जिसे बाद में सिम्स जैसे लोगों ने और आगे बढ़ाया, ध्रुवों पर छेदों की कल्पना की। बिल्कुल, और वो अभियान ले जाना चाहते थे। 20वीं सदी में ये आइडिया और फैला। यूएफओज, गुप्त साम्राज्यों जैसे अगाथा, नाजी कनेक्शन और एडमिरल बर्ड की रहस्यमयी डायरी जैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जुड़ गया। हाँ, और ऑनलाइन दुनिया में आज भी जिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि आधुनिक विज्ञान, खासकर भूकंप विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण के नियम, जियोमैग्नेटिज्म के अध्ययन, ग्रहों के निर्माण की सिद्धांत, ये सब पूरी स्पष्टता से बिना किसी शक के दिखाते हैं कि पृथ्वी खोखली नहीं है। ये एक जटिल, गतिशील और परतदार ग्रह है जिसका एक बेहद गर्म और घना कोर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हॉलो अर्थ थ्योरी टिक नहीं पाती। ये एक खारिज हो चुका विचार है। फिर भी जैसा हमने कहा, ये आइडिया हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर क्यों ये विचार इतनी संस्कृतियों में और इतने समय तक बना रहा? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कुछ और भी है? सोचने वाली बात है। क्या पता ये खोखलापन हमेशा से भौतिक, फिजिकल ना होकर कुछ और हो, कोई रूपक, शायद हमारे अपने अंदर की गहराइयों का, हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस का प्रतीक। ये एक दिलचस्प एंगल है। या शायद ये सदियों पुरानी कहानियां और आधुनिक अनुभव वाकई हमारे ग्रह की अनछुई गहराइयों या किसी अनदेखे आयाम, डायमेंशन के किसी रहस्य की ओर इशारा करती हों। जैसा रेडिट पर किसी ने कहा था, शायद कोई एस्ट्रल लोकेशन, समथिंग बियॉन्ड आवर नॉर्मल परसेप्शन। कौन जाने, शायद कुछ रहस्य हमेशा बने रहने के लिए ही होते हैं। विचार करने के लिए एक और पहेली। बिल्कुल, हमारे पैरों के नीचे की गहराइयों का रहस्य और आकर्षण शायद हमेशा बना रहेगा, चाहे विज्ञान कुछ भी कहे। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.